ओके, चलो। तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, ठीक है। किसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो बोला सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग पर्सन्स, जो नीचे फॉलोइंग पर्सन्स है, shall voluntarily compulsory voluntarily file their return of income for any previous year on or before the due date in the prescribed form। and इस prescribed form मतलब किसके लिए ITR 1 है, किसी के लिए prescribed form मतलब किसी के लिए ITR 1 है, किसी के लिए ITR 2 है, किसी के लिए 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, उस हिसाब से prescribed मैनर में। इसके लिए अ कंपनी या फिर फर्म सेल कंपल्सरीली, बट कंपनी है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना ही है उसको, ठीक है। बट ये सब इंडिविजुअल, HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, BOI, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, वो लोग रिटर्न फाइल तभी करेगा अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर गिविंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA और कैपिटल गेन वाला एग्जेम्पशन एक्सीड करता है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल के लिए जो 2.5 लाख या फिर 3 लाख या फिर 5 लाख, आइदर 2.5 लाख या फिर 3 या फिर 5 लाख, अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग था, ठीक है। However, filing of return is mandatory even though GTI does not exceed maximum exemption limit। अगर उसका प्रीवियस ईयर में ये 3 कंडीशन उसका फॉल करता है तो 4 कंडीशंस, क्या? ही हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक बार में या फिर सारा साल में जितना अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, एक बैंक हो 2 बैंक हो सब बैंक मिला के 1 करोड़ से भी ज़्यादा अगर पैसा डिपॉजिट किया तो उसको भाई रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर पैसा तुम्हारा पास लेस देन 2.5 लाख था, 3 लाख 5 लाख, तो इतना पैसा आया कहाँ से? तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। नाउ अगर वो कुछ खर्चा किया अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपया खुद के लिए और किसी और के लिए फॉर अ ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री, तुम बाहर घूमने गया, विदेश घूमने गया, ठीक है, तो 2 लाख से ज़्यादा अगर खर्चा किया तो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल का तुम्हारा कंजम्पशन 1 लाख रुपये से ज़्यादा हुआ तब भी तुम्हारा लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। साल भर में अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ऊपर आया तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है तुम्हारे लिए। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स वगैरह के लिए नॉर्मली रिटर्न में ही फाइल करने पड़ता है अगर उसका बेसिक एग्जाम्स लिमिट कम है तो। बट अगर उसका बेसिक एग्जाम्स लिमिट तुम्हारा ज़्यादा है तब तो करनी पड़ेगा, बट अगर ऐसा कम है तब भी करनी पड़ेगा अगर उसका डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर है बैंक में सब बैंक मिला के या 1 बैंक 2 बैंक जो भी है। अगर वो फॉरेन घूमने के लिए किया 2 लाख से ऊपर खर्चा किया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन पेमेंट वो 1 लाख से ऊपर किया साल भर का मिला के तो एनी अदर पर्सन इफ देयर टोटल इनकम एक्सीड मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, तब तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो कंपनी एंड फर्म के लिए कंपलसरी है, बाकी के लिए कंपलसरी नहीं है। उसको अगर रिफंड क्लेम करना है तो करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। अगर तुम्हारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ज़्यादा है तो करने पड़ेगा, कम है तो करने पड़ेगा अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू डेट कब, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट कब होता है? तो बोला कंपनी के लिए 31 अक्टूबर का अंदर, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर, ये कौन सा था, 21-22 खत्म हुआ जस्ट, उसका असेसमेंट डेट क्या था, 22-23 था। तो अगर तुमसे क्वेश्चन करें 21-22 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या था, 31 अक्टूबर 22, ठीक है। हमेशा रिटर्न जो फाइल होता है असेसमेंट ईयर में फाइल होता है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कंपनी वेयर द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, छोड़ो, वेयर एसएससी इज अ पार्टनर इन अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द एक्ट और अंडर एनी अदर, तो उसके लिए भी जहाँ पे भी तुम्हारा अगर एसएससी तुम्हारा कोई फर्म वगैरह का पार्टनर है जिसका अकाउंट्स वगैरह ऑडिट वगैरह होगा तो उसके लिए भी तुम्हारा 31 अक्टूबर है। जुलाई किसके लिए? बाकी जितना भी दैट इज हम लोग इंडिविजुअल जितना भी होता है HUF इंडिविजुअल, इसके लिए 31 जुलाई होता है रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट। कंपनी के लिए, फर्म के लिए तुम्हारा क्या है, 31 अक्टूबर वगैरह है। अगर किसी के लिए भी बोला वेयर द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और अदर टू बी ऑडिटेड, जिसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है बेसिकली, राइट।
जिसके लिए टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल है उसके लिए 31 अक्टूबर है। कंपनी के लिए तो हमेशा ही 31 अक्टूबर है। और जिसके लिए भी टैक्स ऑडिट करना है, वो जो क्राइटेरिया था 44 AB वाला था ना, वहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ ये वाला था, 50 लाख भी था, तो वहाँ पे तुम्हारा 31 अक्टूबर हो जाएगा। बाकी इंडिविजुअल वगैरह के लिए जो भी है 31 जुलाई होगा। अगर कोई तुम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में तुम कोई भी एसएससी या कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो उसका ड्यू डेट 30 नवंबर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, लाइक स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न विद ड्यू डेट। अ कंपनी जिसका कोई ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, क्या उसे रिटर्न फाइल करने पड़ेगा? हाँ, कंपनी है तो मैंडेटरी यस करने पड़ेगा, वैसे ही मैंडेटरी है। अज्यूमिंग नो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर वो कंपनी में कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता होगा तो उसको एक महीना और मिलेगा, 30 नवंबर तक उसको ड्यू डेट है। ओके, अब बोला पार्टनरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर क्या है प्रीवियस ईयर का, केस 1 175 लाख, केस 2 20 लाख। तो केस 1 में क्या होगा, रिटर्न फाइल कर ड्यू क्या बोले रिटर्न फाइल करना है कि नहीं है, अगर ड्यू डेट ही बताओ। अब पार्टनरशिप फर्म है तो 1 करोड़ से ऊपर तो टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाए, उसको करने पर 31 अक्टूबर होगा तब ना। अब अगर वर्किंग पार्टनर वहाँ पे है तो उसके लिए वही होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर टैक्स रेट एप्लीकेबल है तो अगर कोई पार्टनर है उसके लिए भी रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट इंडिविजुअल हिसाब से नहीं वही होगा, 31 अक्टूबर ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था ना। अगर कोई पार्टनर वगैरह है कोई फर्म का जिसका टैक्स रेट तो 31 अक्टूबर होगा। अब 20 लाख है, अब 20 लाख है तुम्हारा केस 1 में तो हो गया, 20 लाख है तो उसके लिए क्या होगा, टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होगा ऑब्वियसली फर्म के लिए, तो नॉर्मल केस में 31 जुलाई, एनी अदर केस तो सबके 31 जुलाई। ठीक है, अब सपोज मिस्टर सी एक सैलरी एम्प्लॉई है, इसका सैलरी 12 लाख, तो क्या इसका रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? यस, बिकॉज इसका बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट जो है 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसको रिटर्न फाइल करना है। तो कब तक ड्यू होगा, 31 जुलाई के अंदर फाइल कर लेना है। ओके, लाइक 21-22 के लिए 31 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर, 22-23 के लिए 31 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ तक कोई ठीक है। अब ये तो है नॉर्मली हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं कब, जब प्रॉफिट हुआ रिटर्न फाइल करना। ठीक है, अब सपोज तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हुआ, तुम्हारा कंपनी में लॉस हुआ, तब भी क्या रिटर्न फाइल करना है? यस, लॉस भी अगर हुआ तब भी तुमको रिटर्न फाइल करने पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा पता है, कैरी फॉरवर्ड जो चैप्टर हम लोग करें थे स्टेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तुम्हारा लॉस। अगर तुमको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके कैरी लॉस होने से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, जिस साल प्रॉफिट करेंगे उसको एडजस्ट करते थे, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर हम लॉस रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 रिक्वायर्स द एसएससी टू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस in the same manner as in the case of return of income within the time allowed under section 139(1). सेक्शन 139(1) में लोग प्रॉफिट के ऊपर करते हैं, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट हुआ तो करते हैं, बाकी केसेस में जो सैलरी वगैरह एम्प्लॉयड वगैरह है वो लोग करते हैं। 139(3) क्या है, लॉस रिटर्न का बात करता है, लॉस हुआ तब भी करना है। अदरवाइज क्या होगा, द फॉलोइंग लॉस, ये 3 जो लॉस है तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अगर तुम रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया तो। कौन कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, स्पेकुलेशन लॉस इंक्लूडिंग लॉस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बाकी कहाँ पे लॉस होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टीचं ओनर्स तर काही सेटअप होतो, बाकी लोक होतो बिजनेस लॉस सैलरी में कहाँ लॉस होता है? नहीं लॉस नहीं, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से एडजस्ट होता है, सवाल से ते सबके साथ ही होता है। कॅपिटल गेन सुद्धा कॅपिटल गेन तर LTCची लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCची STCची म्हणून तसं ते क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, बिजनेस लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, बिजनेस लॉस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कैपिटल लॉस है। ठीक है, 21-22 के लिए। अब बोला फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 ही फाइल हिज रिटर्न ऑन 30 नवंबर। तो मिस्टर एक्स के लिए इंडिविजुअल था वो, ठीक है, तो इसके लिए ड्यू डेट क्या था, 31 जुलाई था। तो बी डेट उसका रिटर्न टाइमली नहीं फाइल किया तो क्या कुछ ये सब लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? कौन कौन सा लॉस नहीं कर पाएगा? बिजनेस लॉस नहीं कर पाएगा, कैपिटल लॉस नहीं करेगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कर पाएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कर पाएगा, है कि नहीं?
अबे बी लेट रिटर्न मतलब सपोज हम रिटर्न फाइल करने में मेरा लेट हो गया तो इनकम टैक्स बोलता है कि ठीक है भाई तुम्हारा लेट हो गया कुछ फाइन देके तुम बी लेट रिटर्न फाइल कर दो, तो उसका भी एक टाइम लिमिट है। बी लेट रिटर्न अब आज का रिटर्न तुम 5 साल बाद फाइल करने चले जाओ, उसका भी एक टाइम लिमिट है। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 139 सबसेक्शन 1 क्या था, नॉर्मल रिटर्न का ड्यू डेट। 139(3) जो हम लोग के क्या था, लॉस रिटर्न हुआ तो क्या होगा। 139(4) क्या था, बी लेट रिटर्न, लेट हो गया रिटर्न फाइल करने में, तो कितना दिन के अंदर रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, बोला एनी पर्सन हु हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न विद इन द टाइम, जो कि 139 सबसेक्शन 1 में अलाउ था कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, फर्म वगैरह जो भी टैक्स होल्डर जिसके लिए भी आप 31 अक्टूबर, कोई पार्टनर वगैरह भी वो भी 31 अक्टूबर अगर टैक्स होल्डर उस कंपनी में एप्लीकेबल है, तो बाकी सबके लिए 31 जुलाई था। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोई है तो 30 नवंबर था। तो वो टाइम अवेलेबल है 139 नवंबर। तुम क्या टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया तो मे फर्निश द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब उस असेसमेंट ईयर का एंड होने से 3 महीना पहले, दैट इज 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ऑफ दैट असेसमेंट ईयर। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 21-22 मेरा प्रीवियस ईयर है, तो मेरा लास्ट डेट क्या होगा 31 दिसंबर 2022 का अंदर हो जाना चाहिए, या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा फाइल का असेसमेंट करता है, व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, एग्जाम्पल सपोज तुम्हारा प्रीवियस ईयर है 2022-23, ठीक है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 23-24। अब बोला जो 22-23 का जो रिटर्न फाइल करेंगे कब हो जाना चाहिए, बोला नेक्स्ट जो तुम्हारा असेसमेंट ईयर है 22-23-24, इसका एंड होने का 3 महीना पहले, दैट इज 31 दिसंबर 2023 में हो जाना चाहिए ना। या फिर अगर इस पर्टिकुलर ईयर का असेसमेंट कंप्लीट हो गया इससे भी पहले डेट में, तो व्हिचएवर इज अर्लियर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा फाइल को पहले स्क्रूटनी में डाल दिया, तो सपोज अगस्त में तुम्हारा फाइल स्क्रूटनी कर लिया रिटर्न फाइल करने का, तो क्या होगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा बी लेट रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगा। ठीक है, तो रिटर्न नहीं फाइल भी करने से इनकम टैक्स तुम्हारे इसमें असेसमेंट कर सकता है स्क्रूटनी। हम रिटर्न नहीं फाइल करते इनकम टैक्स नोटिस तो आ ही सकता है, स्क्रूटनी तो कर ही सकता है। बैंक बैलेंस देखे যে এই অ্যামাউন্টটা बैंक बैलेंस देके এই অ্যামাউন্ট এই টাইমে ঢুকেছে এই লোগো দেখে দেখে। ओके, now for the previous year suppose 21-22 के लिए मिस्टर एक्स डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, तो असेसिंग ऑफिसर एस्टिमेट किया उसका इनकम को 1/12/2001 को असेसमेंट यहाँ पे किया। नेक्स्ट प्रपोज टू फाइल अ बी लेट रिटर्न ऑन 5/12, तो कर सकता है क्या, नहीं, 31 दिसंबर तक कर सकता था वो, बट असेसमेंट पहले हो गया तो व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, अगर ये वाला डेट बाद में होता है असेसमेंट का तो आराम से 31 दिसंबर में कर सकता था अंदर। ठीक है, बी लेट रिटर्न मतलब हम नॉर्मल टाइम में रिटर्न फाइल नहीं किया तब भी तुम्हारे पास टाइम है क्या, नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीना पहले, 31 दिसंबर, सिंपल चीज़ है। ठीक है, उस साल का जो असेसमेंट ईयर का जो है उसका 31 दिसंबर तक 3 महीना पहले, असेसिंग ऑफिसर যদি আগে করে দিতে तो व्हिचएवर इज अर्लियर। ঠিক আছে স্যার, মানে স্যালারিতে তো নাহলে টিডিএস কাটছে, আপনি হ্যাঁ, বুঝতে পেরে যাবেন। মানে রিটার্ন আমরা রিটার্ন ফাইল করলে আমরা রিফান্ড পেয়ে যাবো, যেটা বিজনেস না बैंक ट्रांजेक्शन्स, মানে ওরা তো তাহলে নাও করতে পারে, ওদের কখন অ্যাসেসিং অফিসার কন্টিনিউ तो स्क्रू रेड मारेगा। তাছাড়া তো ধরা মুশকিল। अब देखो रिवाइज रिटर्न, ठीक है, इसको मोटा कैसे होता है, ऊपर से अच्छा छोटा लिए नहीं इसीलिए, अब ठीक है। ओके, अब देखो रिवाइज रिटर्न, अरे भाई रिवाइज रिटर्न, ठीक है, तो रिवाइज रिटर्न का सेक्शन क्या है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। तो 1 क्या था नॉर्मल रिटर्न के लिए, 139(3) क्या था लॉस रिटर्न के लिए। अगर लॉस रिटर्न तुम फाइल नहीं करेगा तो क्या क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस नहीं, कैपिटल लॉस হবে না, হাউস প্রপার্টি হয়ে যাবে। हाउस प्रॉपर्टी हो जाए, कैपिटल गेन का नहीं होगा, बिजनेस वाला नहीं होगा, और अवॉइडिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाला नहीं होगा।
अब रिवाइज रिटर्न, सपोज हम रिटर्न फाइल करिए बट कुछ गलती निकला, हमको इनकम टैक्स का स्क्रूटनी से पहले हमको खुद पता चलेगा कि हम ये गलती की है, तो तुम रिवाइज तो कर ही सकते हो। तो उसका भी कुछ टाइम लिमिट है, सेम है टाइम लिमिट जो इसका था इसका भी। वेरी पर्सन 139(1) मतलब नॉर्मल रिटर्न किया, या फिर 139(4) में तुम बिलेटेड रिटर्न किया, दोनों करने के बाद तुमको पता चला कि डिस्कवर एनी ओमिशंस, कुछ छूट गया तुमसे उसमें डालने में, या फिर कोई एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, तुम कुछ रॉन्ग एंट्री किया, तो ही मे फर्निश अ रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम बिफोर द 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या बिफोर कंप्लीशन ऑफ व्हिचएवर इज, दोनों का सेम है ना, दैट इज 31 December। A revised return can be filed under section 139 only if the SEC discover any omissions या फिर wrong statement जो कि ना ओरिजिनली फाइल किया था। omissions मीन्स अनइंटेंशनल था, जानबूझ कर नहीं किया था तुम, ठीक है। रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 142(1) कैन नॉट बी रिवाइज, वो बताएंगे क्या है 142(1) बाद में, ठीक है। अब बोलो पेनल्टी लगेगा बिलेटेड रिटर्न, हाँ सब में लगेगा। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिटर्न कैन बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न तुम रिवाइज कर सकते हैं, यस रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, यस। रिवाइज रिटर्न कैन बी रेज्ड अगेन एंड अगेन सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट का अंदर 31 December या फिर असेसमेंट कंप्लीट, हाँ फाइन लगेगा ना तुम्हारा। अब बोलो ओरिजिनल रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। अब असेसिंग ऑफिसर तुम्हारा इनकम असेसमेंट कब किया, 1/12 को। एसएससी बोल रहा है कि भाई हम रिवाइज रिटर्न करेंगे 15/12 को, कर सकता है, नो, उसको 1/12 का अंदर ही करने पड़ेगा, व्हिचएवर इज अर्लियर। आधा 31 December तुम्हारा पास था 31 December 22 या फिर 1/12/2022, व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। देयर इज इंटेंशनल मिस्टेक, अगर तुम क्या रिवाइज रिटर्न कर सकता है, नो। अनइंटेंशनल होगा तो तुम कर सकता था। टैक्स पेयर है, टीआरपी मतलब जो तुम कोई जो बहुत सारा टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल वगैरह करते हैं, इंडिविजुअल ग्रेजुएट डिग्री है, तुम इनकम टैक्स एग्जाम पास है, तुम टीआरपी बन सकता है, ठीक है। एन इंडिविजुअल होल्डिंग ग्रेजुएट डिग्री एंड टीआरपी सर्टिफिकेट, तो एग्जाम इनकम टैक्स एग्जाम होता है टीआरपी के लिए, एक्सेप्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पर्सन इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सिविल कोड, उसको छोड़कर। फर्दर एन ऑफिसर ऑफ बैंक कैन नॉट एक्ट एज अ टीआरपी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ हिज करंट अकाउंट और रेगुलर डीलिंग विद दिस दैट बैंक। जैसे कि बहुत सारे इनकम टैक्स कंसल्टेंट वगैरह जो है जो एग्जाम दे टीआरपी बन सकता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता है ना टीआरपी, और तुम जो रिटर्न बना रहे हो वहाँ पे तुम देखा, एक इज प्रिपेयर बाय, एक होता है हिमसेल्फ सेल्फ या फिर बाय टीआरपी। हुज रिटर्न कैन बी प्रिपेयर बाय टीआरपी, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, अदर देन नॉन रेसिडेंट, एसएससी रिक्वायर्ड टैक्स ऑडिट जिसका होता है उसका भी कर सकते हो। हुज रिटर्न कौन सा करेगा, 139 वाला, बिलेटेड नहीं, ठीक है। उधर टीआरपी कैन प्रिपेयर द फॉलोइंग, रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं कैसे, यस ओनली इफ, अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया तो रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हो, बट ये वाला नोटिस का अगेंस्ट वो रिटर्न नहीं कर सकता 142(1) वाला। अगर डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139(9), अ रिटर्न इज सेड टू बी डिफेक्टिव इफ द स्टेटमेंट या फिर कलम या फिर एनेक्चर इन द रिटर्न आर नॉट प्रॉपर्ली फिल्ड अप, तुम सही से फिलअप नहीं किया रिटर्न। सीए का पाइन माने सीए टीआरपी में क्यों जाएगा, सीए का तो ऑलरेडी इतना स्कोप है, तो वहाँ पे दे रहा सीए मेरा पाइन। सीए फॉर्म भी तो एक है, तो सीए फॉर्म तो सब करता है कि बाय सेल्फ करके दिखाता, कौन सा टीआरपी करके चले तो सीए तो बोलवा मैं नीचे पढ़ूंगा, एक्सेप्ट दीजिए। A return is said to be defective if the statement, column या फिर annexures in the return are not properly filled in. In such cases, the assessing officer का होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, gives time to the assessee, टाइम देता है कि rectify the defect within 15 दिन का, तो नोटिस आएगा 15 दिन का अंदर तुम भाई अपना मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। अगर तुमको फर्दर पीरियड चाहिए तो समटाइम्स रिक्वेस्ट करने से वो देता है। इफ द डिफेक्ट इज रेक्टिफाई विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, इट इज वैलिड रिटर्न हो जाएगा, बट इफ इट इज नॉट रेक्टिफाई विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम तो इसको इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा, ठीक है। इफ द रिटर्न इज अनसाइंड इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिफेक्ट रिटर्न, रिटर्न में तुम साइन नहीं, अभी तक डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी तुम अगर रिटर्न फाइल करेगा तुम्हारा बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक तुम्हारा साइन हो जाता है वहाँ से। The return is unsigned, it will not be regarded as defective return, but it always an invalid return. Defective नहीं बोलेंगे बट उसको हम invalid बोलेंगे, valid नहीं है। A return cannot be defective merely because a self assessment tax and interest thereon has not been paid. अगर हम self assessment जो हम जब इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर रहे थे तो इनकम कैलकुलेट किए हम खुद का,
खुद का एक टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर हम टैक्स नहीं पे किए तो डिफेक्टिव रिटर्न नहीं होगा, आई विल बी असेसिंग डिफॉल्ट, बट रिटर्न मेरा डिफेक्टिव, रिटर्न तो वैलिड है। ठीक है। एट प्रेजेंट नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद द रिटर्न। अभी फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, जैसे कि हम भी करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता उसमें। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको वो सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकता है। ठीक है। अब बोलो मैनर ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर्स। कौन कौन करेगा डिजिटल सिग्नेचर का थ्रू से? जैसे कि हम लोग का डिजिटल सिग्नेचर नहीं है इंडिविजुअल्स के लिए, जिस बिकॉज उसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, बट जो फर्म है, ठीक है, इंडिविजुअल है, इशू है, जिसका टैक्स ऑडिट होता है, जिसके लिए 44A भी एप्लीकेबल है, या फिर कोई कंपनी या फिर कोई पार्टी, उसका जो रिटर्न फाइल होगा उसको डिजिटली सिग्नेचर भी चाहिए, उसमें डिजिटल साइन DSC का थ्रू से होता है। ठीक है। पर हम लोग के लिए अदर केसेस में डिजिटल सिग्नेचर जरूरत नहीं है, जस्ट एक ITR 5 जमा देने से हो जाएगा, या फिर तुम वेरीफाई कर लेने से भी हो जाता है बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके। और अदर केस इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर और ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मोड, वेरिफिकेशन मोड जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ट्रांसमिट द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म ITR V या फिर ITR 5 जो भी है, ITR 5 ITR V बोलते हैं हम लोग इसको। ITR V ये क्या होता है? पहले क्या होता था, हम लोग वेरिफिकेशन ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करते थे, तो हार्ड कॉपी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है बेंगलुरु, वहाँ पे भेजने पड़ते CPC बेंगलुरु। अभी क्या होता है, सबका बैंक अकाउंट से लिंक है, तो वहीं पे वेरीफाई करते भेजने का जरूरत नहीं पड़ता ITR V। नेक्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? क्या डाउट हुआ? रिटर्न तो एक फाइल करते हैं, क्योंकि अगर उसका TDS कभी ज़्यादा काट लिया और उसका जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है वो क्रॉस नहीं किया, तो वो रिटर्न के लिए अप्लाई किया। अगर उसका क्रॉस कर लिया, मतलब वो एक रीज़न है, उसके अलावा क्या रीज़न है कोई रिटर्न क्यों फाइल करेगा? इनकम टैक्स तुम्हारा लिमिट से ज़्यादा है, रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट कंपलसरी तुम्हारा है। तो सपोज तुम्हारी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, मतलब 2,50,000 से ज़्यादा है, तुम अपना टैक्स असेसमेंट कैसे करोगे? टैक्स कैलकुलेशन तो करना है, उसका जो रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न फाइल करने में तो क्या कैलकुलेशन होता है, तुम अपने कैलकुलेशन की, तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना। बेसिकली रिटर्न फाइल करने मतलब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि दिस इज आर माई इनकम, हम कुछ हाइड नहीं किया। अब इस इनकम टैक्स में तुम्हारा स्क्रूटनी करेगा, उसको अगर लगा कि नहीं तुम कुछ अनडिस्क्लोज इनकम करे तो तुम्हारे कुछ नोटिस देगा। तो तुम इनकम टैक्स पे कर दी अपना हिसाब से, ठीक है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा, और रिटर्न का थ्रू से ना बताएगा, पता चले उसे डेटाबेस में कहाँ जा जाएगा। इनकम टैक्स डेटाबेस से जाने के लिए रिटर्न फाइल करने पड़ेगा ना, वो फिर उसको लेके, हाँ, तुम इसका मतलब तुम अपना तुम्हारा हिसाब से तुम रिटर्न पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, अब इनकम टैक्स के ऊपर है वो तुम्हारा फाइल को किस तरह से स्क्रूटनी करेगा। नॉर्मली चेक करते हैं, बैंक अकाउंट्स चेक करते हैं, अभी तो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ गया, तो वहाँ से तुम्हारा कुछ ह्यूज ट्रांजेक्शन किया ऑटोमेटिक फ्लो कर जाता है बैंक अकाउंट से लिंक के। যদি কিছু আমি অন্য কোথাও ইনভেস্টমেন্ট করি, যে কোনো বন্ডসে ফন্ডসে, যেটার জন্য আমি এক্সামশন পাবো, তো ওগুলোকে আমাকে সার্টিফিকেট শো করতে হবে। सो जब स्क्रूटनी हुआ तब शो करेगा, तो रिटर्न फाइल करने में कुछ देने का কিছু যায় আছে। আচ্ছা আচ্ছা। ठीक है। अगर तुम सपोज तुम्हारा इनकम, ठीक है, तुम एक पॉइंट बोले कि मेरा बेसिक एजुकेशन लिमिट कम था, बट सामने वाला को TDS काट लिया था, तो हमको रिफंड क्लेम करना था, तो तुम रिटर्न जो फाइल करते हो उसमें क्या होता है, तुम इनकम ही तो डिक्लेयर करती हो, मेरा ये इनकम था, तो हिसाब से मेरा टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ये आया, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, नील, बट मेरा TDS इतना कर दिया, तो रिफंड ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट कर देगा रिफंड, तुमको बताने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन चलो DTS करने सैलरी बहुत कोई कर सकता है। सपोज हम इंस्टीट्यूट में हम क्या पढ़ाते हैं 2.5 से ऊपर, तो TDS काट सकता है, अगर डिक्लेरेशन नहीं दिए तो नॉट ओनली सैलरी, कोई भी चीज़ में काट सकता है। ठीक है। या फिर तुम्हारा TDS ज़्यादा काट लिया, बट तुम लगा मेरा टैक्स तो 10,000 ही होता, सिर्फ 15,000 TDS काट लिया, तो तुमको रिफंड चाहिए ना, रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा तुमको। दूसरा, अब तुम्हारी इनकम ज़्यादा है तो टैक्स देने पड़ेगा इनकम से, तो टैक्स का कैलकुलेशन कहाँ होगा, इनकम टैक्स का वेबसाइट में तो होगा, रिटर्न के थ्रू से करने हैं ना तुमको। जैसे तुम बोले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम टैक्स कैसे पे करोगे? एक बात बताओ, तुमको अगर टैक्स पेमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कैसे पे करेंगे? बिना रिटर्न कैलकुलेट करे खास से जाके तो पे नहीं कर सकते, उसी लिंक का थ्रू से तो पे करने पड़ेगा तुमको, वेबसाइट का थ्रू से। ठीक है। एक तो TDS काट लिया, लेस हम लोग क्या होता है, हम लोग फॉर्मेट टैक्स लायबिलिटी इतना, लेस TDS ऑलरेडी कर चुका है, आइदर रिफंडेबल या फिर टैक्स और पेबल है। मेरा पेबल है तो पे करने को, रिफंडेबल तो रिफंड आ जाएगा मेरे अकाउंट में 1-2 महीने का अंदर, 5 दिन 10 दिन का अंदर। आगे कैलकुलेट करो, जितने बेसिक पे करता है, जो पढ़ो बेसिक पे करता है।
ऑनेस्ट टैक्स पेयर लोग करते ही। अब क्या है तुम्हारा इसके लिए रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया है, उसको रिटर्न फाइल करने ही पड़ेगा कंपलसरी। कब? अगर ये 3 कंडीशन फुलफिलमेंट होता है तो। क्या है? एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हु इज़ नॉट टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). क्यों? बिकॉज तुम्हारा टैक्सेबल इनकम कम है। मैंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है। ही शैल हैव टू फर्निश द रिटर्न ऑफ लॉस या फिर इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट दिस इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कब? अगर वो क्या कहना फॉरेन में होल्ड करते एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तुम्हारे इंडिया के बाहर कोई भी एसेट है तुम्हारे नाम में है एज अ बेनिफिशियल ओनर या फिर अदरवाइज, तो तुम करने पड़ेगा। ही हैज़ साइनिंग ऑथोरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया का बाहर तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट तुम खोलो उसमें तुम्हारा साइनिंग ऑथोरिटी है तो भी तुमको करने पड़ेगा। और कोई भी एक कंडीशन, और ही इज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट जो कि ना इंडिया का बाहर है, ठीक है। However, when income arising from such asset is includable in the income of the person referred to A and B above, as per the provision of IT Act, then beneficiary is not required to file in return. अगर मेन बंदा ही फाइल कर दे रहा है तो हम बेनिफिशियरी है माना, ठीक है, तो हमको रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सपोज तुम्हारा केस 1 में तुम्हारा क्या था, ये कैपिटल गेन हुआ था 1,50,000 का, तो क्या हुआ तुम्हारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम था तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं था वहाँ पे, ठीक है। ये वाला केस हुआ। और केस 2 क्या हुआ तुम्हारा, कैपिटल गेन हुआ कहाँ से कि प्रॉपर्टी इंडिया का बाहर था, तो यहाँ पे तुमको करना ही पड़ेगा माना कि बेसिक लिमिट से ज़्यादा है तो यहाँ पे वो रिटर्न फाइल करेगा, खाली डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, कोई टैक्स पेने की जरूरत नहीं, जस्ट डिक्लेरेशन। अरे नील रिटर्न भी तो फाइल होता है, नील रिटर्न। अगर सपोज तुमको बैंक से लोन वगैरह लेना है तो तुमको बैंक बोलता है लास्ट 3 साल का रिटर्न फाइल करो, तो नील रिटर्न तुम कर सकती हो। तुम्हारा वॉलंटरी तो रिटर्न फाइल कर सकता है, तुम भी रिटर्न फाइल कर सकता है नील रिटर्न दिखा के, ठीक है। नील रिटर्न तो फाइल होता ही है, नील रिटर्न, टैक्स लायबिलिटी नील है। इनकम मेरा लिमिट्स इसका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, सपोज 2 लाख का जब मैं 1,80,000 है, 2.5 लाख से 1 लाख 2,20,000 तक पहुँच रहा है टैक्सेबल इनकम, तो आराम से तुम्हारा नील रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं। हम तो कितना बार किए। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट है एंड एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हैज़ गिफ्टेड अ कैनेडियन बॉन्ड टू हिज माइनर सन को कैनेडियन बॉन्ड दिया, तो माइनर सन कौन है यहाँ पे, बेनिफिशियल ओनर है। एंड द माइनर सन अर्न किया कितना, 1 लाख रुपया इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 में। द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना है, 12 लाख है। नाउ डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बोलो तो ये तो क्लबिंग का प्रोविजन है, इसका इनकम कहाँ पे आएगा, मिस्टर एक्स में आ जाएगा, क्लब हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा उसको वहाँ पे। अब मिस्टर एक्स कर दिया तो सब बेटा को करने का जरूरत नहीं है, बोलो ना यहाँ पे, अगर वो कर दिया तो उसको इस करने की जरूरत नहीं। माइनस सन का इनकम इज टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड देयरफॉर मिस्टर एक्स रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न शोइंग हिज टोटल इनकम ए प्लस ए मिला के, ठीक है। 1032 वाला जो एग्जाम्पशन था कितना था, 1500 रुपये का एग्जाम्पशन था ना, तो वो छोटे नहीं 1032 1500 रुपये वाला माइनस सन का पर माइनस है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो सिंस माइनर सन हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो देखो माइनर सन को अलग से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, जो पॉइंट नंबर 3 जो समझा रहा था, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। रिटर्न फर्निश थ्रू एम्प्लॉयर, एन एम्प्लॉई मे एट हिज ऑप्शन furnish a return of his income for any previous year to his employer, and such employer shall furnish all returns of the income received by him on or before the due date in such form as manner। तुम अपने एम्प्लॉयर को ही बोल सकते हो तुम्हारे रिटर्न फाइल कर देने के लिए, बहुत सारी कंपनी करते हैं। नेक्स्ट इसको मिटाया क्या, रिटर्न फर्निश थ्रू ई रिटर्न इंटरमीडियरी, बोले एन एसएससी में एट हिज ऑप्शन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट में फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम थ्रू ई रिटर्न इंटरमीडियरी अंडर दिस स्कीम द एसएससी शैल फर्निश द डिटेल ऑफ हिज। सपोज बहुत आदमी उसको रिटर्न फाइल करना नहीं आता तो क्या करेगा, टीआरपी का पास जाएगा या फिर ई रिटर्न इंटरमीडियरी इन लोगों के पास जाता है, कोई सीएफएम के पास जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देता है उन लोगों को, ठीक है। who shall digitalize the data and is transmit the same electronically to income tax authority को ट्रांसमिट करेगा।
हु कैन एक्ट एज ई रिटर्न इंटरमीडियरी, सी ए RFP TRP सभी कर सकते हैं रिटर्न इंटरमीडियरी। अच्छा TRP डिग्री होल्डर बैचलर डिग्री होल्डर। अच्छा ये क्या हेडिंग इसमें आ नहीं रहा है, इसमें क्या है? From filing return of Exemption income. from final return of income। अच्छा ये एग्जाम्पशन है। ফটো অটোমেটিক কপি করেছে তুমি फाइलिंग रिटर्न क्या लिखा फर्स्ट लाइन तो बोलो, वहाँ पे दिख नहीं रहा है। फॉर रिड्यूसिंग द अच्छा, फॉर रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स, ठीक है, जो छोटा टैक्स पेयर होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड, उसको पावर दिया गया है टू नोटिफाई एनी क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन हु विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। आपको रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट दिया किस बंदा को बोल रहा, किसको, एक नॉन रेसिडेंट अगर है, ठीक है, कोई भी नॉन रेसिडेंट मतलब समझ में आ गया हो, जो हम लोग रेसिडेंसी स्टेटस चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, हु हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर दी सेड एक्ट ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इन एन इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC लोकेटेड इन इंडिया। कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एंड TDS भी उससे कटा है 194 LBV जो हमने, तो उसका छोड़ के और कोई इनकम नहीं है, तो हम बोल सकते भाई तुमको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो ऑलरेडी TDS तेरा कट चुका है, हमको मिल चुका है पैसा, तुम अपना कंट्री में कर लो, हमको मेरा कंट्री में करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा बोलता है कि नॉन रेसिडेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) अगर इफ हीज और इज टोटल इनकम कंसिस्ट ओनली डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम एंड रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, बिकॉज TDS काट के हम उसको पेमेंट करेंगे, तो अपना गवर्नमेंट को तो पैसा मिल ही जा रहा है, तो बेफालतू को उसको कंप्लायंस क्यों कर बढ़ाए, ठीक है। इनकम ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115A एंड द TDS ऑन सच इनकम हैज़ बीन डिडक्टेड, तब जाके तुमको क्या होगा, सामने वाला को रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत नहीं है, नॉन रेसिडेंट अगर कोई है तो, ठीक है। क्या क्या पर्टिकुलर्स रहता है इनकम टैक्स फॉर्म में, ऑब्वियसली क्या क्या तुम्हारा इनकम है, क्या एग्जाम इनकम है, क्या पे तो तुम अभी तक जो भी सीख के आया है तुम, ठीक है, वही सभी सब बताने पड़ेगा। नेक्स्ट पैन नंबर क्या होता है तो पता है यार तुम लोग को, छोड़ो तभी बता देते हैं। व्हाट इज पैन नंबर टाइम फॉलोइंग पर्सन मस्ट अप्लाई पैन नंबर, किसको पैन नंबर जिसका भी टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट को एक्सीड करेगा। अभी तुम लोग पास पैन नहीं भी रहेगा तभी चलेगा रिटर्न फाइलिंग, बट तुम्हारा अगर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल केसेस में 60 साल से नीचे वाले लोग के, उन लोगों को तो करना ही है। तुम अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तब भी तो करना है, अगर तुम्हारा 5 लाख से ज़्यादा टर्नओवर वगैरह है, ठीक है। अगर तुमको हु इज रिक्वायर्ड टू फंड रिटर्न ऑफ चैट, अगर तुमको चैरिटेबल ट्रस्ट का रिटर्न फाइल करना है तो तुमको करना ही है सब केसेस में। एक बार जैसे देख लो इम्पोर्टेंट कोटिंग ऑफ पैन, कहाँ पैन कोट करना मैंडेटरी है, एक लिस्ट दिया हुआ है। कैश पेमेंट तुम होटल में किया सपोज, एक बार जस्ट रीड कर लेना ये नेक्स्ट कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है, पैन नंबर या फिर आधार नंबर कंपलसरी है देना। सेल और परचेस ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर, तो ये सब कोई भी अमाउंट हो तो पैन आधार कंपलसरी है। ओपनिंग एन अकाउंट एनी अमाउंट कंपलसरी है, पैन आधार। मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कंपलसरी है, पैन आधार, ठीक है। डीमेट अकाउंट पैन आधार कंपलसरी है। अगर हम कोई कैश पेमेंट करते हैं होटल को या फिर रेस्टोरेंट को, ठीक है, एट एनी वन टाइम, ठीक है, 50 से ज़्यादा, तो पैन मैंडेटरी है। कैश पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री, ठीक है, और फिर परचेस ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी टाइम 50 से ज़्यादा, तो भी पैन मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड को पेमेंट किए 50 से ज़्यादा मैंडेटरी है। डिवेंचर परचेस के 50 से ज़्यादा मैंडेटरी है। पेमेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड वगैरह तो भी 50 से ज़्यादा मैंडेटरी है। कैश डिपॉजिट 50 से ज़्यादा मैंडेटरी है। तो एक बार के लिए इस तरह से पढ़ लेना, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू यहाँ से दे देता है। कोटिंग ऑफ आधार नंबर इंपॉर्टेंट, जैसे बार रीड कर लेना वे क्या है। वेरीफाइंग ऑफ रिटर्न, तो अभी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में हम लोग क्या सीखे कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बोलता है कि सर आपको रिटर्न फाइल करना है, अगर आपका कंपनी हो फर्म है तो कंपलसरी करना ही है, ठीक है। और कोई टैक्स और इसका एप्लीकेबल है उसको तो करना ही है।
बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह एओपी वगैरह तभी करेगा अगर उसका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट क्रॉस करता है तो। दूसरे केस में अगर आप फॉरेन में कोई एसेट वगैरह रिफंड हमको अगर टैक्स रिफंड वगैरह क्लेम करना है तो हमको करना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। रिटर्न फाइल करने का टाइम टेबल क्या है, टाइम ड्यू डेट क्या है वहाँ पे 31 अक्टूबर है नॉर्मली कंपनी के लिए, जिसके लिए टैक्स ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल है उसके लिए। कंपनी नहीं बाकी है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो फॉर्म हो वट एवर इट इज़ 31 अक्टूबर है। और इंडिविजुअल नॉर्मल में अगर है जिसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए 31 जुलाई, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो उसके लिए 30 नवंबर, ठीक है। उसके बाद कोई अगर हम टाइमली फॉर रिटर्न फाइल नहीं किए तो बी लेटर रिटर्न फाइल कर सकते हो। वो भी टाइम लिमिट क्या है तुम्हारा, असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले या फिर असेसमेंट खत्म होने से पहले विच एवर इज अर्लियर। सेम रिवाइज रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार कर सकते हैं बट उसी टाइम लिमिट के अंदर कर सकते हैं हम लोग। और अगर लॉस रिटर्न अगर फाइल नहीं करते तो क्या होता है, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं, कौन सा लॉस, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, ये सब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ओनिंग फ्रॉम मेंटेनिंग हाउस, बट हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, कौन रिटर्न को वेरीफाई करता है, इंडिविजुअल है केस में अगर वो एब्सेंट है तो बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और उसका ऑथराइज कोई पर्सन वेरीफाई कर सकता है। वेरीफाई होता है ना रिटर्न को, वेरिफिकेशन ही वेरीफाई करना पड़ता है। वर इज मेंटली इनकेपेबल, तो ये एचयूएफ के लिए कौन करता, फर्म के लिए कोई भी पार्टनर वगैरह कर सकता है, एलएलपी के लिए कोई पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकता है। यहाँ पे ये बेसिकली ई वेरिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, रिटर्न वेरिफिकेशन उसका कंपनी के लिए एमडी वगैरह कर सकता है, लोकल अथॉरिटी प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी सीईओ, एनी अदर पर्सन्स के लिए सम पर्सन्स कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, अभी तो हम रिटर्न फाइल क्यों करना है, क्या क्या सेक्शन रिटर्न से हो गया। अब सेल्फ असेसमेंट क्या होता है बोलो तो, सपोज तुम वॉलंटरीली अपना टैक्स रिटर्न फाइल अपना टैक्स कंप्यूट कर रही हो, सेल्फ असेसमेंट कर रही हो। सबको क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट ही पहले करता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा असेसमेंट करे इससे पहले हम खुद अपना असेसमेंट करें। सबको ही करता है सेल्फ असेसमेंट, जितना भी जो भी रिटर्न फाइल करता है खुद से वो क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट ही तो होता है। तो दैट इज हम सेल्फ अपना इनकम को एसेस करें, कैलकुलेट करें, कंप्यूट करके हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। अगर उसमें से अगर टैक्स पेबल है तो टैक्स पेमेंट करेंगे, रिफंडेबल है तो टैक्स रिफंड क्लेम करेंगे हम। तो दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो हम लोग 139 में करें या फिर जो भी इसमें रिटर्न फाइल करें वो सब सेल्फ असेसमेंट ही तो कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे ना। तो वेर एनी टैक्स इज पेबल बाय द एसएससी, अगर तुमको टैक्स पेबल है ऑन द रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 बोलो या 42, 48, 153 है, ये सब क्या है बाद में बताएंगे हम। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टैक्स ऑलरेडी पेड, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 वगैरह जो भी है, उनको भी अगर तुमसे पेनल्टी वगैरह लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट वगैरह वो सब लेने के बाद 234A-B-C के बाद, ठीक है। Where any amount paid by the SEC under section 140 कैपिटल A falls short और एग्रीगेट तो उसको लगेगा वो सब। लाइक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, सपोज इफ द एसएससी, पहले ही पढ़ लेते हैं, इफ द एसएससी फेल्स टू पे होल टैक्स या फिर इंटरेस्ट या फिर फी। सपोज तुम जब टैक्स पेमेंट कर रही थी, तुम्हारा इंटरेस्ट भी देना था, पेनल्टी फी भी था, ये टैक्स भी था। अब क्वेश्चन है तुम पेमेंट की, सपोज पूरा पेमेंट नहीं की, थोड़ा शॉर्ट पेमेंट की, तुम्हारा हो रहा था ये सब लेके, सपोज हो रहा था 50,000, हम पेमेंट किए 40,000, तो इनकम टैक्स कौन सा पहले रिकवर करेगा। तो बोल रहा कि शैल बी डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। सबसे पहले वो क्या करेगा यहाँ पे, जो इंटरेस्ट एंड फी पहले रिकवर करेगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, दिस सेक्शन पुट्स एन ऑब्लिगेशन on every SSC under any tax and interest due at the time of filing of return. Otherwise it is possible to treat the SSC otherwise बोलेगा तुम SSC in default है, अगर तुम टैक्स नहीं पेमेंट किया, रिटर्न फाइल कर दिया तो डिफॉल्टर हो जाएगा। देखो पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 जो है, मैक्सिमम पेनल्टी कितना लगा सकता है, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट कैन बी इम्पोज्ड। तो एडजस्टमेंट ऑलवेज टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड फी फर्स्ट एंड देन टुवर्ड टैक्स। सपोज तुम्हारा टैक्स पेबल था 2 लाख, ओके, बट तुम डीले करके टैक्स पेमेंट किया, जो भी रीज़न है 234A-B-C जो अभी हम लोग करेंगे 234A-B-C, तो उसका वजह से इंटरेस्ट पेनल्टी पे लगे तुम्हारा 25,000। अब तुम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की था 1,15,000, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सा टैक्स को पहले रिकवर करेगा, पहले 25,000 को रिकवर करेगा। तो बाकी 2 लाख में से 1,25,000 गया, तो अभी भी 75,000 रिकवरी पेंट टैक्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है।
अगर तुम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर रहे हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट वगैरह लग गया 234A के लिए, ए में या फिर 234B में, क्यों लिखता है 234AB? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ही शैल बी लायबल टू पे टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B, C। अच्छा, इस तो अलग से हमें पढ़ेंगे, जो रिटर्न डिले करके फाइल किया या फिर शॉर्ट पेमेंट वगैरह किया उसके ऊपर। बेसिकली इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी वगैरह लगा तो पहले उसको रिकवर करेगा, बाद में अपना टैक्स वाला अमाउंट रिकवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक भी देखो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना था? 31 जुलाई, एक्सपायर हो गया। तो विल द इंडिविजुअल एज स्टिल बी लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम? यस, किस में कर सकता है? बिलेट रिटर्न 134(9) सबसेक्शन 4 था, 4 बिलेट रिटर्न कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न विद इन अ टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 131 में furnish return for any assessment year before the expiry of 3 months। ठीक है, ये गलत लिखा है, बिफोर द एंड नहीं होगा, बिफोर, ये अमेंडमेंट था, यहाँ पे अमेंड नहीं किया, क्या था बोलो? बिफोर 3 months, बिफोर 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द बिफोर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है, बिफोर 10 months बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ बिलेट रिटर्न? अगर तुम बिलेट रिटर्न फाइल की तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस लगेगा? एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234 कैपिटल ए में, तुम रिटर्न डिले करके फाइल की तो सेक्शन 234A में क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। अभी इंटरेस्ट वाला करेंगे, अभी जब चैप्टर एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट है ना, वहाँ करेंगे अभी हम लोग, इंटरेस्ट लगेगा। सम लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, राइट? अगर बिलेट रिटर्न किए तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, टाइमली रिटर्न फाइल करो एंड लॉस रिटर्न भी फाइल करना है। बिलेट रिटर्न अगर हुआ तो तुम लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दूसरा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA तुमको नहीं मिलेगा अगर हम बिलेट रिटर्न किए तो, और लेट फी भी लगेगा उसमें। ओके, फी कितना लगेगा? 234F का देखो, अगर इनकम अगर 5 लाख से तक है तो 1000, मोर देन 5 है तो 5000 का तुम्हारा लेट फी भी लग जाएगा। ठीक है, तो बिलेट रिटर्न करने से क्या होगा? एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा 234 कैपिटल ए का, प्लस तुम्हारा लेट फाइन करने के लिए हमको फी, पेनल्टी फी लगेगा तुम्हारा। ठीक है, दूसरा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सब कुछ लॉसेस। ठीक, एंड डिडक्शन जो है नहीं मिलेगा 10AA का। रिकॉर्डिंग हो रहा है। बोला सुपर सीनियर सिटीजन हैज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना? 3 लाख। बिजनेस इनकम क्या है? बिजनेस इनकम एग्जेम्प्टेड लिखा है, क्या लिखा है देखो तो, बिजनेस इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10AA कितना? 2.8 लाख, जो हम लोग किए थे 10AA का। ठीक है, द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 1 लाख है, तो विल ही बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न? तो क्या होगा? सबसे पहले हम क्या प्रोविजन बताएंगे कि इन द गिवन केस ग्रॉस टोटल इनकम कितना है एग्जाम्शन देने से पहले? 3 लाख। हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, 2.8 लाख कितना? 5.8 हो रहा ना तब। एग्जाम्शन 10.8 नहीं मिलेगा तो 2.8 प्लस 3 लाख 5.8 होगा, यहाँ पे था ना। ये क्या है? बिफोर ग्रॉस टोटल इनकम अगर उसका बेसिक एग्जाम्शन से कम हो, बिफोर गिविंग एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10AA, उसका एग्जाम्शन देने से पहले अगर एग्जाम्शन दिया हो तो उसको ऐड करके चेक करो क्या उसका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जितना 54 बड़ा कैपिटल गेन का जो एग्जाम्शन था वो भी अगर तुम माइनस किया हुआ है उसको भी ऐड करो पहले। ठीक है, बट चैप्टर 6 इज ओके, बट चैप्टर 6 का ले सकता है, लेके कैलकुलेट करेगा। बैक करो, 5 लाख पड़ी कहाँ था? यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा ना, 3 लाख तो था ही उसका, 10AA का इनकम को तो ऐड करना है, तो 3 प्लस 2 5.8 हो जा रहा है, तो उसका जो है एक्सीड कर रहा है बेसिक एग्जाम से लिमिट कितना? ये सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख है, तो उसको भाई रिटर्न फाइल करना ही है। ठीक है, दूसरा दैट इज चैप्टर 6 का तुम माइनस कर सकते, चैप्टर 6 तो ऑलरेडी माइनस की, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 क्या? ग्रॉस टोटल इनकम, द वर्ड वहाँ पे GTI बोला है, तो चैप्टर 6 तो बाद में आता है, वहाँ गलत बोले, चैप्टर 6 तो बाद में। GTI ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम तो मेरा बेसिक एग्जाम से लिमिट से
ज़्यादा या कमाना चाहिए ना, तो इससे तो आराम से 5 लाख तक ही है। नेक्स्ट, मिस्टर शशांक दग्गर हैज़ फाइल हिज रिटर्न ऑन 15/12/2022 को। ओके, इंडिविजुअल का टाइम लिमिट क्या होता है? नॉर्मली 31 जुलाई होता है। इट इज़ फाउंड लेटर ऑन दैट ही हैज़ computed his income from capital gain without considering the benefit of indexation. Further, business income has also been computed erroneously. गलती किया तो मिस्टर शशांक इज विलिंग टू फाइल a revised return. वो चाह रहा है कि रिवाइज रिटर्न फाइल करे. However, his consultant is of the view that the same is not possible नहीं है. You are required to advise he will be revise his return and carry forward loss. Carry forward कर सकते हैं? बताओ. दिसंबर तो वही कैसे? दिसंबर हो चुका है, 31 दिसंबर तो नहीं हुआ है, तो रिवाइज तो कर ही सकता है, टाइम तो अभी भी उसके पास है, ठीक है। बट ये क्या क्या बिलेटेड रिटर्न है, तो क्या बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज कर सकता है? यस, ओरिजिनल रिटर्न भी कर सकता है 113(1) वाला, एंड 113(4) का जो बिलेटेड रिटर्न था वो भी तो कर सकता है, दोनों को रिवाइज रिटर्न कर सकता है। 31 दिसंबर अभी भी टाइम है उसके बाद, यस कर सकता है। सो सबसे पहले को बताने पड़ेगा यहाँ पे कि सेक्शन 135 के बारे में बोलने पड़ेगा कि द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न दैट इज रिवाइज रिटर्न क्या है, whose accounts are not required to be audited under section 44AB is 31st July. नॉर्मल बोला नॉर्मल रिटर्न, इन द गिवन केस इट इज 31st जुलाई है, तो नॉर्मल टाइम के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया। हाउएवर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन 15/12, therefore the return is called a belated return under section 113(4) में इसको belated रिटर्न बोलेंगे। belated रिटर्न का टाइम लिमिट था कितना? 31 दिसंबर ऑफ दैट असेसमेंट ईयर, 3 महीना पहले। A return filed under section 1 can be revised within 3 months prior to the end of the relevant assessment year, that is 31 दिसंबर 22 से पहले, या फिर असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, whichever is earlier। बट यहाँ पे कोई इंटेंशनल मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, अर्निंग ओमिशंस वगैरह तो यहाँ पे कर सकता है। तो कौन कौन सा लॉस तो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा वो? बिजनेस लॉस, ये लॉस, OMRH ओइंग फ्रॉम मेंटेनिंग हॉस्पिटल कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन। बट हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, रिवाइज रिटर्न तो तुम कर सकता है बट तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न। थोड़ा देर पहले हमने बिलेटेड रिटर्न है तो हम बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस एंड OMRH ओनिंग फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्सेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर टाइमली वो फाइल करता तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता, बट रिवाइज रिटर्न कर सकता है। बट रिवाइज रिटर्न करने के बावजूद वो ये सब लॉस जो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट है केस स्टडी अगर आए तो, ठीक है। क्वेश्चन 10, स्टेट वेदर द कोटिंग ऑफ पैन इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज मैंडेटरी और नॉट। ये तो वहाँ से जो हम रीड किए तो वहीं से देख के पढ़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर एज पर सेक्शन 139(1), ठीक है। Now, what is the meaning of the due date of filing of income tax return for different categories of SSC as per this? तो क्या था जो थोड़े पहले हम लोग किए, ड्यू डेट क्या था और ड्यू डेट क्या था 31st, कंपनी के लिए क्या हुआ 31 अक्टूबर, अब फर्म वगैरह या फिर कोई इंडिविजुअल जिसके लिए भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है 31 अक्टूबर, इसके लिए टैक्स नॉर्मल केस में नहीं आता केस इसके लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है 31 जुलाई, और इंटरनेशनल में हुआ तो 30 नवंबर। बताना नोट ये क्या दिया, द बोर्ड में बोर्ड मतलब CBDT, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन टू ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई दैट सम ऑफ एनी ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज A टू लेके F 139(9) का सॉर्ट अप्लाई टू सच क्लास ऑफ SSC। डिफेक्टिव रिटर्न का जो हम लोग बारे में पढ़े थे ना, तो ये सब का है, छोड़ दो। केस स्टडी ऑन TDS एडवांस टैक्स, ये तो पहले कर लेते हैं एडवांस टैक्स, उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। हाँ तो